यह है स्टोरियस। आज मैं आपको सुनाऊंगा दी 4 एग्रीमेंट्स बुक की समरी। इस किताब के लेखक हैं डॉन मिगुएल रुइज। दी 4 एग्रीमेंट्स बुक का प्रथम प्रकाशन सन 1997 में इंग्लिश भाषा में टोल्टेक विस्डम सीरीज के रूप में यूएस में किया गया था। इसकी लगभग 12 मिलियन कॉपीज यूएस में बिक चुकी हैं और 52 भाषाओं में इसे अनुवादित भी किया गया है। यह पुस्तक पर्सनल डेवलपमेंट की श्रेणी में आती है। बुक समरी शुरू करूं उससे पहले आप सभी सुनने व देखने वालों से अनुरोध है कि अगर आपने स्टोरियस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं द 4 एग्रीमेंट्स की बुक समरी। किताब में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है बुक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में टोल्टेक समुदाय के बारे में जानकारी दी गई है। टोल्टेक समुदाय मेक्सिको के दक्षिण में पिरामिडों के शहर टियोथिटुकेन के निवासी थे, जो बेहद ज्ञानी समझे जाते थे। वहाँ मास्टर टोल्टेक निवासी को नेगुअल बोला जाता था। टियोथिटुकेन को मानव से भगवान बनने वाले शहर के तौर पर भी जाना जाता था। हजारों साल के दौरान जब टोल्टेक की शक्तियों और ज्ञान को सीखने वालों ने उन शक्तियों का गलत उपयोग करना शुरू किया, तो टोल्टेक वासियों ने उस ज्ञान को गुप्त रखना शुरू कर दिया, पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे जरूर सिखाते रहे। ज्ञान को गुप्त रखने का एक कारण यूरोपियंस का आक्रमण भी था। इस किताब के लेखक डॉन मिगुएल रुइज ईगल नाइट लीनेज के एक नेगुअल हैं, जो इस किताब के माध्यम से टोल्टेक्स के 4 सिद्धांत हमारे साथ साझा कर रहे हैं। टोल्टेक्स की पद्धति जीवन जीने का एक तरीका है। इंट्रोडक्शन में एक कहानी है जिसका नाम है स्मोकी मिरर। कहानी कुछ इस तरह से है। 3000 साल पहले एक आदमी था जो पहाड़ियों से घिरे एक शहर में दवाइयों के बारे में अध्ययन कर रहा था। उसके पूर्वज भी उसी पेशे में थे, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम उसे मिला था। अध्ययन करते समय उसके मन को पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसे लगता था कि कुछ तो कमी है। एक रात जब वो अपनी गुफा में सोया हुआ था तो उसे एक सपना आता है। सपने में वो खुद को तारों और रोशनी से बना महसूस करता है। फिर वो तारों को देखता है और जान लेता है कि तारों से रोशनी नहीं आ रही है, बल्कि रोशनी से तारे बन रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि हर चीज रोशनी से बनी हुई है, यहाँ तक कि तारों और रोशनी के बीच कोई खाली जगह नहीं है। वो जानता है कि जो भी चीजें अस्तित्व में हैं, वास्तव में सब एक ही हैं। रोशनी ही जीवन की संदेशवाहक है, क्योंकि रोशनी को हर बात मालूम है। फिर उस आदमी को ये पता चलता है कि वो स्वयं तारों से बना है, पर वो तारा नहीं है। वो तारों को टोनल और रोशनी को नेगुअल कहता है। टोनल और नेगुअल के बीच जीवन ही संतुलन बनाता है। बिना जीवन के तारों और रोशनी के अस्तित्व को नहीं मान सकते। जीवन वो शक्ति है जिसे भगवान ने बनाया है। हर चीज भगवान है, ऐसा वो आदमी सोचता है। फिर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इंसानी सोच रोशनी से रोशनी बनाने जैसा है। हर चीज दर्पण के जैसी है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है और उसी रोशनी की तस्वीरें बन जाती हैं। और वो संसार जिसमें हम भ्रम में रहते हैं, वो सपनों की वजह से होता है। वो आदमी उन सपनों को धुएं की तरह बताता है जो दर्पण और इंसानों के बीच है, जो सच्चाई को नहीं देखने देता। इस अनुभव से उस आदमी का जीवन बदल जाता है। लोग उसे भगवान बोलने लगते हैं, पर वो आदमी कहता है कि वो भगवान है, पर जो उसे भगवान बोल रहे हैं वो भी भगवान ही हैं। वो जीवन को टोनल और नेगुअल का मिश्रण मानता है, जिसने लाखों करोड़ों की संख्या में जीवन बनाए हैं। अब उसे संतुष्टि महसूस हो रही थी, पर उसके पास कोई शब्द नहीं थे जिससे वो दूसरे लोगों को समझा सके कि उसने क्या महसूस किया। उसने खोज लिया था कि वो बाकी लोग उसके लिए और वो बाकी लोगों के लिए एक शीशे की तरह है। वो तो बाकी लोगों में खुद को देख पा रहा है, पर बाकी लोग सपनों के धुएं की वजह से स्वयं को उस आदमी में नहीं देख पा रहे हैं और बस उसी को भगवान समझ रहे हैं। पर वास्तविक
वास्तविकता तो ये है कि सभी में भगवान है। उस आदमी को एहसास होता है कि जल्दी ही वो सीखा हुआ अनुभव भूल जाएगा, इसलिए खुद को बार बार याद दिलाने के लिए वो एक नाम देता है अपने आप को, स्मोकी मिरर। सपने एक धुएं की तरह हैं और आप एक दर्पण हो। यही धुआं हमें सच्चाई नहीं देखने देता। इंट्रोडक्शन के बाद आता है चैप्टर 1, डोमेस्टिकेशन एंड द ड्रीम ऑफ द प्लेनेट। इस अध्याय में ये बताया गया है कि हम जिस संसार को वास्तविक मान बैठे हैं, दरअसल वो एक सपना है। हम सोते जागते सपना ही देख रहे हैं। जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारे सामने एक भौतिक आवरण होता है, जिससे हमें उसी भौतिक आवरण की तस्वीरें या यूं कहें कि स्वप्न दिखाई देते हैं। पर सोते समय किसी तरह का आवरण या फ्रेम नहीं होता, तो सोते समय दिखने वाले सपनों में विभिन्नता होती है, मतलब वो किसी भी तरह के दिख सकते हैं। मानव सभ्यता के जन्म से पहले भी मानव का उत्पन्न होना भी इस ग्रह का या समाज का बड़ा सपना रहा होगा। पृथ्वी ग्रह का सपना कई छोटे बड़े सपनों, किसी व्यक्ति के सपने, शहर के सपने, देश के सपने और अंत में मानवता के सपने का ही मिला जुला रूप है। पृथ्वी ग्रह के सपने में समाज के नियम, विश्वास, धार्मिक महत्व, अलग अलग संस्कृति, सरकारें, स्कूल, छुट्टियां, सोशल इवेंट्स भी शामिल हैं। हम इंसानों को पैदा होने के साथ ही सिखाना शुरू हो जाता है कि हमें कैसे सपने देखने हैं। बड़े लोग बच्चों के दिमाग में अपनी निर्धारित सोच को डालते हैं, उन्हें अपने हिसाब से सही और गलत बताते हैं, जो उन्होंने दूसरे लोगों से सीखा होता है। हम जहाँ ज्यादा ध्यान देते हैं उसी को वास्तविकता समझते हैं, उसी को सपना मानते हैं। ऐसा बार बार प्रैक्टिस करने के कारण होता है। हमें एक ही विचार बार बार बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि समाज में कैसे रहना है, नया विश्वास क्या रखना है और किसमें विश्वास नहीं रखना है, क्या अपनाना है, क्या नहीं अपनाना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, सुंदर भद्दा, सही गलत, सब बताया जाता है। संसार में रहने के नियम पहले से रह रहे लोगों द्वारा निर्धारित हैं। जब हम घर पर होते हैं तो माता पिता, परिवार के सदस्य हमें सिखाते हैं। स्कूल में हमारे टीचर्स हमें नियम सिखाते हैं। हमारे मित्र, जानकार लोग हम पर प्रभाव डालते हैं। सपनों के प्रभाव की शुरुआत होती है भाषा के साथ। भाषा का हर शब्द, हर वाक्य एक एग्रीमेंट होता है। जैसे किताब में एक पेज है, उस वर्ड पेज से हमारे सामने चित्र उभरता है किताब के पन्ने का। यह शब्द एग्रीमेंट है। हर भाषा में ऐसा होता है। इंग्लिश बोलना, धर्म चुनना, मोरल वैल्यू चुनना हमारे अपने हाथ में नहीं है। समाज एक सिस्टम बनाता है, एक कारण बनाता है। जब हम बच्चे होते हैं तो जो विश्वास हमें सिखाए जाते हैं, बड़े होते होते हम उन विश्वासों से सहमत होने लगते हैं। जैसे ही हम सहमत होते हैं उसे हम अपना फेथ का नाम देते हैं। अगर हम असहमत होते हैं तो उस जानकारी को ब्रेन में स्टोर ही नहीं करते। बिलीफ सिस्टम जीवन के सपने को नियंत्रित करता है। अगर हमें किसी विश्वास से समस्या होती है तो हम विद्रोही हो जाते हैं, पर जीतना उतना आसान नहीं होता। अंत में विश्वास के सामने सरेंडर भी करना पड़ता है। इस प्रोसेस को मानव को पालतू बनाना कहा जाता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमन। बाहरी सपने अंदर के सपनों को प्रभावित करते हैं। बच्चे को पहले चीजों के नाम बताए जाते हैं, माता पिता, दूध, बोतल और इसी तरह के बहुत से नाम। फिर स्कूल में, घर में, टीवी के द्वारा हमें सिखाने की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चों को वैसे ही डोमेस्टिकेट किया जाता है जैसे किसी पालतू को किया जाता है। पनिशमेंट और रिवार्ड को समझाया जाता है। जब बच्चे नियम के विरुद्ध जाते हैं तो उन्हें पनिश किया जाता है और नियम मानने पर रिवॉर्ड दिया जाता है। हम पनिश होने से डरने लगते हैं और रिवॉर्ड ना मिलने से भी जल्दी ही हम दूसरे से रिवॉर्ड पाने के लिए आकर्षण को विकसित करना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में हम वैसा बिहेव करना भूल जाते हैं जैसे हम वास्तव में हैं। हम माता पिता को खुश करने में लग जाते हैं, पीपल प्लीजिंग सीखने लगते हैं। हमारी नेचुरल नॉर्मल टेंडेंसीज डोमेस्टिकेशन में खत्म होने लगती है। ये करो, ये मत करो। जब बड़े ऐसा कहते हैं तो हम विद्रोही होने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। पर बच्चे उन सभी विश्वासों के आगे बहुत छोटे होते हैं। पनिशमेंट के डर से उन्हें मानना ही पड़ता है। बिलीफ सिस्टम एक कानून की किताब की तरह है। हमारा एक दूसरा भाग भी है जो जजमेंट को रिसीव करता है। इस भाग
को विक्टिम कहा जाता है। विक्टिम बनने पर और दूसरों के द्वारा जज किए जाने पर हमारे अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है मैं बेचारा या बेचारी हूँ, मुझ में कोई कमी है, या मैं अच्छा नहीं कर सकता या कर सकती। बिलीफ सिस्टम के विरोध में आप जो भी करते हो वो डर क्रिएट करता है। अगर बिलीफ सिस्टम गलत भी है तब भी आप उसे मानकर सेफ महसूस करते हो। इसीलिए हमें अपने विश्वासों को चैलेंज करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमने उन विश्वासों को नहीं चुना, पर हम उनसे बिना विरोध सहमत तो हो ही गए हैं ना। हम एक गलती के लिए कितनी बार सजा पाते हैं? इसका उत्तर है हजारों बार। धरती पर इंसान ही ऐसा जानवर है जो एक गलती की सजा हजारों बार पाता है। हमारी याददाश्त बहुत तेज है। हम गलती करते हैं, खुद को बार बार जज करते हैं, खुद को दोषी समझते हैं। अगर हमारा लाइफ पार्टनर है तो वो हमें उसी गलती को बार बार याद दिलाएगा। हम ना जाने कितनी बार एक ही गलती के लिए अपने माता पिता, बच्चों, पति पत्नी को, समाज को ऋण चुकता करते रहते हैं। 95% बिलीफ जो हमारे दिमाग में है वो कोरा झूठ है और इन्हीं विश्वासों की वजह से हम सफर करते हैं। ड्रीम ऑफ प्लेनेट के लिए मानव का सफर करना साधारण बात है। इसी की वजह से ड्रामा क्रिएट होता है। अगर हम ड्रीम ऑफ सोसाइटी को संसार में फैले धर्मों में नरक की व्याख्या से तुलना करें तो धर्म कहते हैं कि नरक पनिशमेंट की जगह है जहां आग से जलाया जाता है, पर ड्रीम ऑफ सोसाइटी में हम ईर्ष्या, गुस्से, बदले की आग में जलते हैं। तो कह सकते हैं कि नरक यही है। हमें नरक में जीने के लिए गलत बिलीफ सिखाए जाते रहे हैं। सारी मानवता सच की खोज में लगी है। हम सत्य क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि हम असत्य में जी रहे हैं। हम लगातार खोज रहे हैं जो हमारे पास ही है। हम गौर से देखें तो हमें सत्य दिखाई दे जाएगा। बस सत्य की आंखें चाहिए। आपके पूरे दिमाग में एक धुंध छाई हुई है। टोलटेक जिसे मी टोलटेक कहते थे। दिमाग एक सपना है जहां हजारों लोग एक साथ बात करते हैं और कोई एक दूसरे को नहीं समझता। भारत में मी टोलटेक को माया कहा जाता है, मतलब भ्रम। हम यह नहीं समझते कि वास्तव में हम कौन हैं। मौत हमारा सबसे बड़ा डर नहीं है, जीना सबसे बड़ा डर है, खुलकर जीना। हम दूसरे लोगों की मांग को पूरा करने के लिए जीते हैं। दूसरों का हमारे बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है, उसके लिए जीते हैं। हमें डर है कि हमें नहीं अपनाया जाएगा। हम डरते हैं कि लोग हमें पहचान न लें कि वास्तव में हमारी क्या भावनाएं हैं। आपने देखा होगा कई बार रिजेक्ट होने के डर से टीनेजर्स ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि पहले तो वो स्वयं ही अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरों से ज्यादा हम स्वयं अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। परफेक्शन का पैमाना इसका कारण है, जिसकी वजह से हम खुद को, दूसरों को रिजेक्ट करते जा रहे हैं। अब बात करते हैं एक नए सपने की कि आपने अपने जीवन में हजारों एग्रीमेंट बनाए होंगे, पर अब एक एग्रीमेंट बनाना होगा। आप जैसे हैं खुद को वैसा स्वीकार करें। कुछ काम आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अपने खुद के विश्वास डेवलप करें, ना कि ब्लाइंड फेथ्स जो समाज ने आपको सिखाए हैं। ये है किताब का दूसरा अध्याय और पहला एग्रीमेंट। पहला एग्रीमेंट है अपने शब्दों में त्रुटिहीन होना। इंग्लिश में इसे कहेंगे बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर ये पहला नियम बेहद जरूरी है। बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा है, बोलना ब्रह्मांड की क्रिएशन है। शुरुआत शब्द से ही हुई थी, शब्द ही भगवान है। शब्दों के द्वारा ही हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। हम बोल सकते हैं पर दूसरे जानवर नहीं बोल सकते। क्या ये एक शक्ति नहीं है? हमारे शब्द काम को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं सभी सुनने वालों को त्रुटिहीन और एकदम सही बुक समरी सुनाऊं, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। शब्दों को सही तरीके से बोलना एकदम प्योर मैजिक है, और गलत बोला तो वही ब्लैक मैजिक बन सकता है। कुछ साल पहले जर्मनी में एक आदमी ने अपने शब्दों के द्वारा ही बुद्धिमान लोगों को मैनिपुलेट किया, जिसका परिणाम वर्ल्ड वॉर हुआ। उसने दूसरों को हिंसा करने के लिए उकसाया,
उसने लोगों के डर का इस्तेमाल किया। पूरे संसार में लोग एक दूसरे को मार रहे थे। हिटलर के शब्द डर जगाने वाले विश्वासों और समझौतों पर आधारित थे, जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। शब्द बीज की तरह होते हैं। डोमेस्टिकेशन के दौरान हमारा परिवार बिना सोचे समझे अपनी राय दे देता है और हम डर की वजह से उन विश्वासों में जीने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने एक मित्र को देखा। मेरे दिमाग में एक सलाह आई। मैंने बोला, तुम्हारे चेहरे का रंग ऐसा लग रहा है जैसा कैंसर पेशेंट्स का होता है। मेरा ऐसा कहने पर अगर वो मन में ऐसा मान लेता है तो पक्का है कि 1 साल से भी कम समय में उसे कैंसर हो जाएगा। ये शब्दों की शक्ति है। इम्पैकेबिलिटी वर्ल्ड का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है विदाउट सिन, मतलब जिसमें पाप ना हो। जो भी आप महसूस या विश्वास करते हैं जो आपके विरुद्ध हो तो वो पाप है। जब आप त्रुटिहीन या इम्पैकेबल होते हैं तब आप अपने किए कामों की जिम्मेदारी लेते हैं। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक औरत अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन माँ के सिर में बहुत तेज दर्द था। बेटी बाहर से उछलती कूदती आती है, जिसे अपनी माँ के सिर दर्द के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो तेज तेज गा रही थी। उसकी आवाज भी अच्छी थी, पर गाने से माँ के सिर में दर्द और बढ़ गया। वो औरत धैर्य खोकर गुस्से में बेटी पर चिल्लाती है, बंद करो, भद्दी आवाज में गाना बंद करो। यहाँ बेटी इन शब्दों को सुनकर सच में मान लेती है कि उसकी आवाज भद्दी है। फिर वो एकदम शांत हो जाती है, किसी की रिक्वेस्ट पर भी नहीं गाती। उस लड़की के जीवन में उसकी माँ के शब्दों ने भारी बदलाव किया था। जब भी हम कोई ओपिनियन सुनते हैं और अगर मान लेते हैं तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाता है। एक दूसरा उदाहरण कि आप सुबह उठे और आपने खुद को शीशे में देखा और खुशी महसूस की कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं। पर अगर किसी दोस्त ने बोल दिया कि तुम इतने भद्दे क्यों लग रहे हो आज, ये शब्द आपका दिन बर्बाद करने के लिए काफी हैं। गॉसिपिंग करना ब्लैक मैजिक की तरह है। कैसे लोग किसी को बिना जाने उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल डालते हैं। जो लोग स्वयं सफर कर रहे हैं वो दूसरों को भी उसी नर्क में सफर कराना चाहते हैं। गॉसिप को एक कंप्यूटर वायरस की तरह देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर की लैंग्वेज में छेड़छाड़ करके उसके फंक्शंस को प्रभावित करता है, गॉसिपिंग मानव की नेचुरल जो भावनाएं हैं उनको प्रभावित करती है। ये तो बात हुई दूसरे लोगों की, पर हम अपने आप से की हुई बातचीत में भी खुद के लिए बुरी बातें बोलते हैं। जैसे मैं मोटा या मोटी हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बुरा या बुरी इंसान हूँ। ऐसे वाक्य हमारा नुकसान ही करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने करीबियों और अनजान लोगों के बारे में गॉसिप करना बंद कीजिए। इम्पैकेबिलिटी ऑफ द वर्ड्स आपको नेगेटिविटी से बचाएगी। आप जब स्वयं अच्छा बोलेंगे तो आप दूसरों के नेगेटिव स्पेल से भी बच जाएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। अध्याय 3 में सेकंड एग्रीमेंट की बात की गई है। सेकंड एग्रीमेंट है किसी भी चीज को व्यक्तिगत ना लो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगले तीनों एग्रीमेंट पहले एग्रीमेंट से ही उत्पन्न हुए हैं। जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा होता है उसे व्यक्तिगत या पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए कोई आपसे कहे कि आप स्टूपिड हो तो ये आपके बारे में नहीं है, ये उस दूसरे व्यक्ति के दिमाग की उपज है। और अगर आपने उसकी बात सुनकर ऐसा सोचा कि उसे कैसे पता कि मैं स्टूपिड हूँ और क्या बाकी लोग भी मुझे देखकर ऐसा जान जाते हैं, तो यहाँ आप इस बात को पर्सनली लेकर अपनी सहमति दे रहे हो। हमें किसी की कही किसी भी बात को पर्सनली नहीं लेना है। यहाँ तक कि अगर कोई हमारी इंसल्ट भी कर रहा है तो उसे बोलने दीजिए। जब तक सामने वाले की गई इंसल्ट आपने स्वीकार ही नहीं की तब वो आपकी नहीं है। गौतम बुद्धा ने भी इस बात की शिक्षा दी है। यहाँ ये पंक्तियाँ आपको बताते हुए मुझे एक्टर पंकज त्रिपाठी जी की इंटरव्यू की कुछ पंक्तियाँ याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई उनकी इंसल्ट नहीं कर सकता, वो मुस्कुराकर इंसल्ट को अस्वीकार कर देते हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं हम एग्रीमेंट नंबर 2 पर। लोग जो भी सोचते हैं या बोलते हैं उसे पर्सनली ना लो। वो कहते हैं आप वंडरफुल हो, ऐसा वो आपकी वजह से नहीं कहते। आप जानते हो कि आप वंडरफुल हो। दूसरों का कहना इतना जरूरी नहीं है। अपने बारे में हम जो राय रखते हैं जरूरी नहीं कि सब सही है। दिमाग में
बहुत तरह की आवाजें आती हैं। कभी कभी आप एक विशेष आवाज दिमाग में सुनते हो और सोचते हो कि ये कहां से आ रही है। टोल्टेक इसे एलिस कहते थे। भारत, यूरोप और अफ्रीका में इसे गॉड्स कहा गया। दिमाग का स्तर भी गॉड के स्तर का ही है। दिमाग एक से ज्यादा डायमेंशंस में रहता है। दिमाग स्वयं ही बोलता है और स्वयं ही सुनता है। यह एक बड़ी समस्या है जब दिमाग के हजारों भाग एक साथ बोलने लगते हैं। टोल्टेक इसे मिटोट कहते थे। दिमाग के कुछ भाग कुछ विचारों पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं तो दूसरे भाग सपोर्ट करते हैं और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। अगर कोई करीबी आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करता तो उसका आपके जीवन से चले जाना आपके लिए एक गिफ्ट ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सालों साल आप सफर करते रहेंगे। दूर हो जाना कुछ समय के लिए कष्ट दे सकता है पर इससे आपको हील होने में मदद मिलती है। जब आप ऐसी स्ट्रॉन्ग हैबिट बनाते हो कि आप कुछ भी पर्सनली नहीं लोगे तो ये आदत जीवन को बैलेंस कर देगी। ये सेकंड एग्रीमेंट आपको जीवन के नर्क में जाने से रोकेगा। तो इसे आज ही अपनी आदत बना लीजिए। इस एग्रीमेंट को एक पेपर पर लिखें और अपने रेफ्रिजरेटर पर एक रिमाइंडर की तरह चिपका दें। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। अध्याय 4 में थर्ड एग्रीमेंट की बात की गई है। थर्ड एग्रीमेंट है पूर्वानुमान ना लगाएं। डोंट मेक एजम्पशंस। हमारी आदत होती है कि हम हर चीज के बारे में पहले से ही कल्पना करने लगते हैं और प्रॉब्लम ये है कि हम उसी कल्पना को सच भी मान बैठते हैं। हम ये एजम्पशंस करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं। हम इसे पर्सनली भी लेना शुरू कर देते हैं और तब हम दूसरों को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं। उन्हें भला बुरा कहते हैं। हम पूर्वानुमान लगाते हैं और दूसरों के बारे में गलतफहमियां पाल लेते हैं और पर्सनली लेने से और भी ज्यादा ड्रामा क्रिएट होता है। एजम्पशंस करने से ही हम बहुत सारा इमोशनल पॉइजन इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि पहले हम हमारी एजम्पशंस के बेसिस पर गॉसिपिंग करना शुरू करते हैं। गॉसिपिंग एक दूसरे को पॉइजन के ट्रांसफर करने जैसा है जिसके बारे में हम पिछले अध्याय की समरी में बात कर चुके हैं। इसी सब के साथ दिमाग में बहुत से विचार आने लगते हैं जिनसे एक दूसरे को गलत समझना, आरोप प्रत्यारोप करना शुरू हो जाता है। एजम्पशंस करने के दौरान हम चीजों को उनके वास्तविक रूप में नहीं देखते। हम बस एजम्पशंस करते हैं और सोचते हैं कि बस हम ही सही हैं। जब सत्य सामने आता है तब हमें पता चलता है कि ये तो बस हमारी कल्पना थी। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लो कि आप एक मॉल में चल रहे हो। आप एक व्यक्ति को देखते हो जिसे आप पसंद करते हो। वो व्यक्ति आपकी तरफ मुड़ता है और स्माइल करता है और चला जाता है। आप सिर्फ इसी छोटे से घटनाक्रम पर बहुत सारे एजम्पशंस कर सकते हो जिसके बेसिस पर आप सोचे हुए को सच मान सकते हो। जैसे आप सोच सकते हो, अरे ये भी मुझे पसंद करता है। आपके दिमाग में आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप से लेकर शादी होने तक की कल्पना भी कर डालते हो पर वो फैंटेसी आपके दिमाग में है। दूसरा उदाहरण की मान लो आप शादी करने जा रहे हो और आप सोचते हो कि आपका लाइफ पार्टनर भी शादी को वैसे ही देखता है जैसे आप देखते हो। पर शादी के बाद आपको पता चलता है कि दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग है। तो आपके द्वारा पहले से ही की गई अजम्पशन से झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। आप अजम्पशंस करते हैं कि जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन साथी को पता होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। अगर कोई हमसे कुछ कहता है तो हम अजम्पशंस करना शुरू कर देते हैं। कोई कुछ नहीं कहता तो भी हम सोचना शुरू कर देते हैं। कई बार हम कुछ ऐसा सुन लेते हैं जो हमें समझ भी नहीं आता, पर हम उसकी अपनी ही परिभाषा बनाकर अजम्पशंस करने लगते हैं। अजम्पशंस बहुत जल्दी और बिना सोचे समझे हो जाते हैं क्योंकि हमें ऐसे ही कम्युनिकेट करना सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही आप महसूस करो, वैसे ही जज करो जैसे हम जज करते हैं। इसीलिए दूसरों के सामने हम नहीं रहते। हम अपने बारे में भी एजम्पशंस करते हैं जिसकी वजह से इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है। सिर्फ कल्पना कीजिए कि आपने दूसरों के बारे में एज्यूम करना बंद कर दिया तो बातचीत का तरीका
बिल्कुल बदल जाएगा। आप रिलेशनशिप्स में सफर नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो पूछिए, अपने अंदर प्रश्न पूछने का साहस लाइए जब तक आप पूरी तरह क्लियर ना हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो पूछें, पर जिनसे आप पूछ रहे हैं उन्हें भी हाँ या ना कहने का अधिकार है। बस यही था थर्ड एग्रीमेंट। माना कि ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि एजम्पशंस और ओवर थिंकिंग को हमने जीवन की आदत बना लिया है। अब इस आदत से छुटकारा पाकर थोड़ा सुकून से जीना सीख लीजिए। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की। अध्याय 5 में फोर्थ एग्रीमेंट की बात की गई है, हमेशा अपना सर्वोत्तम करो, ऑलवेज डू बेस्ट। ये एग्रीमेंट एक्शनेबल एग्रीमेंट है। पिछले तीनों एग्रीमेंट्स आदतें हैं और ये फोर्थ और लास्ट एग्रीमेंट उन आदतों की मदद से किया गया एक्शन है। किसी भी परिस्थिति में आपको अपना 100% देना है, न कम न ज्यादा। पर याद रखिए कि आपका बेस्ट हर मोमेंट एक सा नहीं रहता। हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। एक समय में अगर कुछ प्रयास बेस्ट हैं, तो टाइम बीतने पर वही बेस्ट हो सकता है कि बेस्ट ना रहे। आप थके हों, बीमार हों, कुछ भी हो, हर काम में अपना बेस्ट दो। एक आदमी था जो दुखों से छुटकारा चाहता था। वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल में एक मास्टर को ढूंढने के लिए गया। उसे मास्टर मिल जाते हैं, तो उस आदमी ने बुद्धिस्ट मास्टर से पूछा, मास्टर अगर मैं एक दिन में 4 घंटे ध्यान करूं तो मुझे अपने दुखों से पार पाने में कितना समय लगेगा? तो मास्टर ने जवाब दिया 10 साल। आदमी ने फिर पूछा, अगर दिन में 8 घंटे ध्यान करूं तो? मास्टर ने कहा 20 साल। आदमी बोला, पर ज्यादा घंटे ध्यान करने पर ज्यादा वर्ष क्यों लगेंगे? तब मास्टर कहते हैं, तुम यहाँ अपने आनंद का त्याग करने नहीं आए हो, तुम यहाँ जीने आए हो, खुश रहने आए हो। अगर तुम 2 घंटे में भी अपना बेस्ट करोगे तो जो चाह रहे हो वो मिल जाएगा, पर 8 घंटे में तुम सिर्फ थकोगे, तब तुम जीवन का आनंद नहीं ले सकते। अपना बेस्ट करो और जानो कि कितना समय तुम आनंद से बिता सकते हो। आदमी को बात समझ आ जाती है। डूइंग बेस्ट में आप जीवन को पूरी तरह जीते हो। ऐसा करने से हम प्रोडक्टिव बनते हैं क्योंकि ये एक्शन हमें तुरंत खुशी देता है। हम अपनी खुशी से अपना बेस्ट करते हैं तो हमें रिवॉर्ड की भी चिंता नहीं होती। उदाहरण के लिए कुछ नौकरी करने वाले लोग सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं कि उन्हें कितना पैसा मिलेगा। वो अपना बेस्ट देने पर उतना फोकस नहीं होते, तो अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। बिना रिवॉर्ड पर ध्यान किए अगर 100% एक्शन लिया जाए तो हर एक्शन में आपको खुशी मिलेगी। जब आप अपना बेस्ट करते हो तो स्वयं को स्वीकारते हो। डूइंग योर बेस्ट काम की तरह नहीं लगता क्योंकि आप जो भी करते हो उसमें मनोरंजन है। अगर आप एक्शन लेते हो और वो आपने मजबूरी में लिया है तो वहाँ आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं पर बिना एक्शन वो बेकार हैं। डूइंग योर बेस्ट का सबसे अच्छा उदाहरण फॉरेस्ट गंप की कहानी है। उसके पास कोई ग्रेट आइडियाज नहीं थे पर उसने एक्शन लिया। वो खुश था क्योंकि उसने हमेशा अपना बेस्ट किया। उसे रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं थी, तब भी उसे अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स मिले। भारत में एक रिचुअल है जिसे पूजा कहा जाता है। इस रिचुअल में भगवान की मूर्ति को स्नान कराते हैं, खिलाते हैं और अपना प्रेम देते हैं। मंत्रों का उच्चारण भी होता है। मूर्ति उतनी जरूरी नहीं है, जरूरी है वो पूजा पद्धति जिसमें भगवान से प्रेम दर्शाया जाता है। भगवान जीवन है और कर्मों में भगवान निहित है। अगर हम पास्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे तो प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा होना ही जीवन और ऊर्जा के होने का प्रतीक है। हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही हमें रहना चाहिए। हमें रिस्क लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अभ्यास से ही हम मास्टर बनते हैं। हम बार बार अभ्यास से ही सीखते हैं। कोई भी काम पूरा करने के लिए हमें उसे पूरे मन से अपना बेस्ट देते हुए करना चाहिए और इस तरह के किए हुए काम भगवान को सम्मान देने के बराबर हैं। जब आप चारों एग्रीमेंट्स को अपने जीवन में उतारते हो तो आप धरती पर नरक की यातना से स्वयं को बचा लेते हो।
चैप्टर 6 में टोल्टेक का पाथ टू फ्रीडम है। दुनिया भर में स्वतंत्र होने की बात की जाती है, पर क्या असल में हम स्वतंत्र हैं भी? इसका उत्तर है नहीं। हमें स्वतंत्र होने से क्या रोकता है? कभी हम सरकारों को दोषी ठहराते हैं, कभी मौसम को, कभी धर्म को, कभी भगवान को। किसी की शादी होती है तो वह कहता है कि उसकी स्वतंत्रता छीन गई, पर क्या तलाक के बाद वो इंसान स्वतंत्र हो पाता है? नहीं, वो तब भी अपने मानसिक बंधनों में जकड़ा रहता है। हमें याद होगा जब हम 2-3 साल के छोटे बच्चे थे, तब हम फ्री थे। बच्चे ना तो जोखिम लेने से डरते हैं और वो सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। उनके लिए भविष्य या भूत जैसा कुछ नहीं होता। मानव प्रकृति से ही जंगली है, मतलब वाइल्ड है। बच्चे अक्सर मुस्कुराते रहते हैं, पर बड़े होने पर वो गंभीरता क्यों आ जाती है? दरअसल हम सदैव बच्चे ही रहते हैं, बस डोमेस्टिकेशन की वजह से ऐसे बन जाते हैं। अब कोई ये कहे कि बड़े होकर जिम्मेदारी भी है, पैसा भी कमाना है, तो इसे ऐसे देखो जैसे बच्चे खेलते समय रोल प्ले करते हैं। वो बड़े लोगों की नकल गंभीर चेहरे बनाकर करते हैं। हमें बच्चों की तरह स्वतंत्र रहना सीखना होगा। हम अपने माता पिता पर आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने अपने जैसा बनने के लिए क्यों तैयार किया। इसमें उनकी गलती नहीं है, वो भी ऐसे ही उनके माता पिता द्वारा तैयार किए गए थे। मानव से मानव का सीखना समाज का एक पुराना तरीका है, इसे नकारा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता वो है जिसमें हम खुलकर एक्सप्रेस कर सकें, जैसे बच्चे करते हैं। विक्टिम बनने से बचना होगा, ना किसी को जज करना है, ना विक्टिम बनना है। टोल्टेक के जीने के तरीके में ना तो लीडर्स हैं और ना ही फॉलोवर्स। टोल्टेक बुद्धिमान थे, स्वतंत्र बने और वाइल्ड भी बने। टोल्टेक कल्चर में 3 मास्टरीज हैं। पहली है अवेयरनेस, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरी है मास्टरी ऑफ इंटेंट। अगर टोल्टेक के पाथ ऑफ फ्रीडम की बात करें तो उनमें डोमेस्टिकेशन नहीं था। वो डोमेस्टिकेटेड लोगों को बीमार समझते थे। हमारा दिमाग मटेरियल एनर्जी को इमोशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टोल्टेक लोग जज और विक्टिम को पैरासाइट सिस्टम से कंपेयर करते थे, जो मानव मस्तिष्क पर कब्जा करता है। वो अपने आप को पैरासाइट सिस्टम से लड़ने वाला वॉरियर बोलते थे। तभी तो अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना के सभी शैमनिक ट्रेडिशन वाले लोग स्वयं को वॉरियर्स कहते हैं। उनके लिए वॉरियर का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा जीतेंगे। उनके लिए इतना उद्देश्य था कि वो अपना बेस्ट देंगे, चाहे जीत हो या हार हो। इन्होंने धरती पर स्वर्ग के कंसेप्ट को दिखाया। टोल्टेक की दूसरी अप्रोच थी कि पैरासाइट सिस्टम को फीड नहीं करना है, मतलब जज और विक्टिम को बढ़ावा नहीं देना है। तीसरे सोल्यूशन को इनिशिएशन ऑफ डेथ कहा गया। यह कंसेप्ट कई संस्कृतियों में पाया जाता है, जैसे मिस्र, भारत, ग्रीस और अमेरिका में। ये एक सिंबॉलिक मृत्यु होती है, जिसमें फिजिकल बॉडी को बिना मारे अंदर के पैरासाइट को खत्म किया जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। जो सिखाया जाता है हम सीखते हैं, पर वयस्क होने पर हमें खुद को स्वतंत्र करने के रास्ते खोजने चाहिए। एक वॉरियर की तरह अनुशासन में रहना चाहिए। अपने व्यवहार को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयत्न जरूरी है। चैप्टर 7 है द न्यू ड्रीम, हेवन ऑन अर्थ। इस किताब के अंतिम अध्याय में लेखक पाठकों से कहते हैं कि वो सब गलत सिद्धांत भूल जाएं जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं और एक नई समझ और अपने सपने को विकसित करें। जैसे लोग बुरा होने की कल्पना करते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, वैसे उसे बदलकर अच्छा होने की कल्पना करें। किताब की समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी बुक समरी के साथ। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल एड्रेस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पूरी समरी सुनने और यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।